नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परसों आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है और अभी हम आज तक डटे हुए हैं, है ना। मैंने आपको भारत का, राज्य व्यवस्था का और पर्यावरण पारिस्थितिकी के कंप्लीट 4 मैराथन दिए हैं। ज्योग्राफी मैंने आपको पहले से बहुत अच्छे से करा रखी है, जो विद्यार्थी पुराने हैं उन्होंने इसको फॉलो किया ही होगा, है ना। तो आज हम जो कर रहे हैं वो सबसे डरावना विषय जो आपको सबसे भय खिलाता है, लेकिन उसके आसान प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। यद्यपि बजट इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आते ही हैं, करंट अफेयर्स में आप उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो 1.5-2 घंटे में हम पूरा संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर लेंगे और आज ही हो सकता है आपको एक और वीडियो मिल जाए जिसमें हम करंट अफेयर्स में जो वन लाइनर करंट अफेयर्स आई दृष्टि में सबसे आगे दिया है, जिसको हम सूक्ष्म दृष्टि या वन लाइनर फैक्ट्स कहते हैं, उसको भी कोशिश करेंगे कि आज कवर कर लें, है ना। फिर अगर आप लोग चाहेंगे, क्योंकि कल का दिन फिर मैं नहीं चाह रहा कि आपको डिस्टर्ब करूं, फिर भी यदि आप चाहेंगे तो कल प्रयास करके कल दोपहर तक मैं आपको साइंस का वीडियो भी दे सकता हूं। ये आपके उस पर निर्भर करेगा कि आप क्या चाहते हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। यदि आप कहेंगे तो कल दोपहर तक, दोपहर से पहले पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं आपको वो दे दूंगा ताकि आप लास्ट टाइम में बायोलॉजी के काफी जो है वेटेज होता है, 10, 12, 15 सवाल आते ही हैं, तो फिजिक्स प्लस बायोलॉजी का सवाल दे देंगे ताकि 10, 12 सवाल आप आराम से करने में एलिजिबल हो। खैर चलिए तो शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका इस मैराथन क्लास का फैक्ट्स याद होने की गारंटी वाली ये क्लास है और आप सब लोग भी ऐसा कहते हैं। ये टैगलाइन मेरा नहीं है, आपका है, ठीक है। अमोघ अस्त्र मैंने इस श्रृंखला का नाम रखा है ताकि आप जो भी पढ़ें वो पेपर में सीधे छपे, आपके कान में मास्टर बोल रहा हो कि बेटा ये लगाओ टिक, ये सही होगा। चलिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था, संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण बात है, जहां जहां से सवाल बनता है। सबसे पहले अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या? तो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, वह शाखा जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक जो उसकी चीजें हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। और पिछली बार पेपर में सवाल था कि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है, मल्टीपल स्टेटमेंट में था। तो याद रखना, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र है, जैसे 2 होते हैं, मैक्रो माइक्रो, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि से याद कर लो, व्यक्ति से संबंधित है, छोटू है ना। समष्टि मतलब इसमें सब कुछ आ गया, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। तो पिछली बार उसने अर्थशास्त्र का जनक पूछा, तो मे भी ये पूछ ले, तो इसलिए ध्यान रखना। प्रकार जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो आपको पता है छोटी छोटी चीजों, तो अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन। ऐसे हिंदी में याद करना सरल है, व्यष्टि मतलब व्यक्ति से संबंधित, समष्टि मतलब सबसे संबंधित। वैसे भी माइक्रो मतलब छोटा सा, किसी काम विशेष का, किसी चीज विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, वो मैक्रो मतलब सब शामिल हो गए। तो व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक अगर आपसे स्पेशल पूछे तो आप जॉन मेनार्ड कीन्स लगाओगे, अदरवाइज इकोनॉमिक्स के जनक हम मानते हैं एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई है। सन भी पूछा गया है 1776, 1776, है ना। तो वो मैं 76 करके आपको याद कराता हूं ना कि एडम स्मिथ ने कहा वेल्थ ऑफ नेशन, इतना धन है, इतना पैसा है कि 76 लगवा देंगे, ध्यान रखो। खैर, अब अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक के कुछ सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी। अब आजकल 4th और 5th सेक्टर में भी बांटा जा रहा है, चतुर्थ और पंचक, लेकिन फिर भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, क्योंकि टर्शरी सेक्टर इतना बड़ा हो गया है सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो गई, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो हमने आजकल चतुर्थ और पंचक में भी बांट दिया है। खैर, प्राथमिक चीजन में वो आती है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियां, कृषि है, पशुपालन है, मत्स्यन है, खनन है, उत्खनन है। मतलब प्राइमरी सेक्टर वो है, इससे पहले कुछ ना हुआ होगा। भाई खेती कर रहे हो, खेती किससे कर रहे हो? तो खेती तो जमीन से उग रही ना, पौधे से पहले थोड़ी कुछ हुआ होगा। सब्जी बना रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, सेकेंडरी वर्क में आ जाएगा, है ना। तो प्राथमिक बेसिकली याद रखोगे कृषि, पशुपालन, मत्स्यन,
खनन कंफ्यूज करता है लोगों को, तो ध्यान रखोगे खनन उत्खनन भी प्राइमरी जो है गतिविधि है, प्राथमिक गतिविधि है। द्वितीयक में क्या आएगा, मुख्यतः उद्योग, जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां हैं, विनिर्माण है, निर्माण है, गैस विद्युत आपूर्ति, अन्य तमाम औद्योगिक क्षेत्र, जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जो भी इंडस्ट्री हैं, वो सब क्या है, सेकेंडरी हैं। और इन इंडस्ट्री के लिए जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित चीजें होती है। फॉर एग्जांपल आप होटल चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो उस होटल में जो खाना बन रहा है वो खाना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से बन रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र का उसमें हेल्प होता है। और टर्शरी सेक्टर कहते हैं विभिन्न प्रकार की सर्विसेज, जिसमें बीमा हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, रियल एस्टेट, जो आप फोन कॉल पे बात करते हो, नमस्कार सर मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो सब क्या है, वो सब सर्विसेज है। मैं जो आपको प्रदान कर रहा हूं एजुकेशन, ये भी एक प्रकार की सर्विस है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ठीक है। चलो, परिवहन, संचार, ये सब सर्विसेज है। चतुर्थक क्षेत्र में बेसिकली खोज और अनुसंधान, जो रिसर्च जो लोग कर रहे हैं, जैसे जो रिसर्चर हैं, फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी कर रहा हूं तो मैं एक शोध छात्र हूं, तो मैं एक रिसर्चर हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, शोध अनुसंधान कर रहा हूं एजुकेशन के क्षेत्र में, तो मैं फोर्थ सेक्टर में आऊंगा, चतुर्थक क्षेत्र में आऊंगा। और पंचम क्षेत्र में क्या होंगे, जो हाई व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार आदि, मतलब जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं वो पंचम सेक्टर में आती हैं। यद्यपि ये सवाल कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो आप ध्यान रखोगे। टर्सरी के बाद जो रिसर्चर्स हैं वो फोर्थ सेक्टर में, और जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, उच्च लेवल के आईएएस, आईपीएस, सीईओ, ये सब जो हैं, ये सब आपके पंचम क्षेत्र के हैं। तो ये मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। इसके बाद अर्थव्यवस्था के टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के काम करने के पैटर्न के आधार पे, अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके के आधार पे। तो मोटा मोटा अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब मार्केट उसको चलाएगा, इकोनॉमी को कौन चलाएगा, मार्केट चलाएगा। उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा। यदि निजी क्षेत्र के स्वामित्व की बात आए, मतलब मार्केट पूंजी से चलेगा, व्यवस्थाएं पूंजी से चलेंगी, कैपिटल से चलेंगी, इसीलिए इसका नाम है कैपिटल इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उदाहरण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होगा बल्कि सरकारी स्वामित्व होगा, सरकार उनको मैनेज करेगी। उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा। उदाहरण के लिए क्यूबा, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था है ना, चाइना को भी मान सकते हो आप। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगी, जिसमें निजी क्षेत्र के हाथों में भी हो और सरकार के हाथों में भी हो। फॉर एग्जांपल हमारे यहां अंबानी अडानी भी हैं, हमारे यहां आईआरसीटीसी, रेलवे जैसी कंपनियां भी हैं जो सरकार, नवरत्न महारत्न जैसी कंपनियां भी हैं जिनको सरकार संचालित कर रही है। और इस प्रकार की कंपनियां भी है, बीएसएनएल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है। बात समझ रहे हो, निजी स्वामित्व भी हो, सरकारी स्वामित्व भी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह भी पिछली बार में पीसीएस में 2024 में सवाल पूछा गया था। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं मौजूद हो। एग्जाम्पल भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमेशा याद रखोगे, है ना। तुम बिल्कुल भी विचारों में मत बह जाना, मोदी जी ने सब कुछ कैपिटलिज्म कर दिया, पूंजीवादी, अब तो पूंजीवादी हो ही गई होगी ना। पेपर में मिश्रिती लगा के आना, बाकी कुछ भी कहना, अपने व्यक्तिगत घाव भाव पेपर से दूर रखना चाहिए। दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक आर्थिक समृद्धि, एक आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रात्मक होती है, संकेतक जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, ये सब। जबकि आर्थिक विकास क्या है, आदमी का जीवन स्तर उठ जाए, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक, माफ कीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है। और आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे चलेगी, डेटा पे, डेटा बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब आदमी के जीवन स्तर में सुधार आ जाए, अर्थव्यवस्था इस प्रकार से बढ़े कि आदमी के जीवन में सुधार आ जाए। तो ज्यादा अच्छा क्या आर्थिक समृद्धि, क्या आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि वही तुम्हारे वो क्या है, किताबों कागजों का मौसम गुलाबी है और गांव की सड़कें अभी भी मास्टर देखो याद भी नहीं कर पा रहा है। आर्थिक विकास लोगों के जीवन स्तर में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन लाता है। इसके संकेतक क्या हो सकते हैं, एचडीआई हो सकता है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार हो सकता है ना। इस प्रकार
के जो संकेतक हैं वो मानव की जीवन गुणवत्ता में सुधार की बात करते हैं। एचडीआई को भी हम आगे से पढ़ेंगे, यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है एचडीआई। कभी उसको जारीकर्ता पूछ लेगा, कभी उसका क्या क्या पैरामीटर्स हैं ये पूछ लेगा, कभी रैंकिंग पूछ लेगा। तो एचडीआई यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कहां हो रही है? फैक्चुअल बेसिस पे हो रही है, डेटा पे हो रही है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर डेवलपमेंट है, ठीक है। चलिए एचडीआई क्या है? तो एचडीआई से सवाल बनता है, यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। हो सकता है एक सवाल धरा हुआ हो पेपर में, मास्टर नू करके खोल के झांक आया पेपर, एक सवाल एचडीआई का है ऐसा कुछ नहीं है, बता रहा हूं, ठीक है। चलो, महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इसको प्रतिपादन किया था, इसको बताया था कि ह्यूमन का डेवलपमेंट किन किन आधारों पर हम देखें, ठीक है। तो एचडीआई जारीकर्ता कौन है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अभी हम पढ़ के आए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तभी तो सब कुछ अच्छा हो सकेगा, और यहां पे भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसको जारी कर रहा है। इसके 3 आयाम हैं, एक हेल्थ को देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं और जीवन स्तर को देखते हैं। किस किस को? हेल्थ को, एजुकेशन को और लाइफ जीवन स्तर को, या आय वगैरह ये सब देखते हैं। तो जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 चीजों को इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखोगे, कल मैंने आपको एसडीजी याद कराए हैं, भूलना मत। नंबर 1 पे गरीबी कम करोगे, जब गरीबी कम करोगे तो सब में भुखमरी कम हो ही जाएगी, जब गरीबी भुखमरी कम हो जाएगी तो आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। 3 नंबर, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो फिर वो शिक्षा के लिए सोचेगा। 4 नंबर, शिक्षा के लिए सोचेगा तो फिर वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करेगा। 5 नंबर, 6 नंबर, जल का 6 नहीं करेंगे, स्वच्छ जल। जब स्वच्छ जल ड्रिंक कर लोगे तो 7वें नंबर पे एनर्जी आ ही जाएगी, और जब स्वच्छ जल ड्रिंक कर लोगे एनर्जी आ ही जाएगी तो 8वें नंबर पे आप जो है सब कुछ ठीक ठाक करने लगोगे, उद्योग व्यापार के विषय में सोचने लगोगे, आर्थिक समृद्धि आपकी होने लगेगी। और नो फॉर नवाचार, 9वें नंबर पे नवाचार था, और 10 मतलब बस। अब असमानता नहीं। और 11 नंबर पे 1 और 1 11 हो गए सर, एक तो शहर ऊपर से संधारणीय, 11 नंबर। 12 नंबर पे उद्योग वगैरह जो भी था, 12 का एक बार देख लेना। 13 नंबर पे क्या था? तो 13 को मैं क्या करूंगा? 13 पे पर्यावरण की कार्यवाही करूंगा, तो पर्यावरण के लिए हम कार्यक्रम करें। फिर 14 जल के नीचे जल, 15 जल के नीचे जीवन, 15 जल के ऊपर जीवन, 16 जब इतना सब हो जाएगा तो सुख शांति आ जाएगी, और 17 सब मिलके प्रयास करें। एसडीजी रिवाइज करा दिए मास्टर ने, आ जाओ यहां पे। संकेतक क्या क्या है इसके? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल की अवधि के अनुमानित वर्ष, स्कूल की अवधि के औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये सब देखते हैं आयाम, और इनके अंतर्गत ये संकेतक होते हैं। आप आयाम याद रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। सबसे पहली बार कब जारी किया गया ये फैक्ट नहीं पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है 1990। एचडीआई ये पुराना डेटा है, नया डेटा से आप कंक्लूड कर लोगे। नए डेटा में भारत की रैंकिंग शायद 130 131 है, एक बार देख लेना, करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होगे, ठीक। चलो अब हम देखते हैं भारत में प्लानिंग, भारत में नियोजन का इतिहास, है ना। भारत में नियोजन का इतिहास, भारत में प्लानिंग। तो भारत में नियोजन मतलब प्लानिंग का पिता किसको माना जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। तो जो हम योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, उसके जनक कौन है? एम विश्वेश्वरैया साहब इसके जनक हैं, और इनकी पुस्तक है इंडियाज इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि 10 वर्षीय एक डॉक्यूमेंट था, ठीक। फिर राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड, राष्ट्रीय नियोजन समिति पहली बार गठन की गई थी जब क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इसको गठन किया था, और 1929 के हरिपुरा अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस। और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल अलग से भी मल्टीपल तरीके से कई बार पूछा गया है। फिर बॉम्बे प्लान एक आया नियोजन से रिलेटेड, जिसको 1944 में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? बॉम्बे के जो बिजनेसमैन थे, जीडी बिरला, जीआर टाटा, कस्तूरी भाई, लाला भाई आदि उद्योगपतियों ने। तो बंबई हमको जम गई, उद्योगपतियों को जमती थी, याद रखना। तो बॉम्बे वाला जो प्लान है 1944, 4 है ना, 1944 बोले 4 चांद लगा देगा ये। कब? 4 चांद लगा देगा। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों ने प्लान प्रस्तुत किया है, दैट इज बॉम्बे प्लान। गांधीवादी योजना, श्रीमन नारायण प्रसिद्ध गांधीवादी थे, 1944 में इन्होंने प्रस्तुत की भारत के लिए नियोजन, कि भारत में प्लानिंग कैसी हो। तो मोटा मोटा याद करो, भारत में प्लानिंग का पिता किसको कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया साहब को। उनकी पुस्तक
इकोनॉमिक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया उनकी पुस्तक है। फिर सबसे पहले हरिपुरा अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो उन्होंने भारतीय नियोजन समिति बनाई जिसका हेड कौन था, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया 1944 में, बंबई के उद्योगपतियों ने, जीडी बिड़ला, टाटा वगैरह, ये सब 2-3 भाई भी हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद गांधीवादी प्लान प्रस्तुत किया गया जिसको श्रीमन नारायण, प्रसिद्ध गांधीवादी, उन्होंने प्रस्तुत किया। फिर एक जनवादी योजना आई, जनवादी योजना एमएन राय भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं, उन्होंने 1945 में जनवादी योजना प्रस्तुत की, ठीक। इनको मैचिंग में ही बड़े अच्छे से आ सकता है। सर्वोदय की बात कौन करेगा, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय की बात करते हैं, प्रस्तुत करता है। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने यह प्लान प्रस्तुत किया, दैट इज सर्वोदय प्लान। फिर उसके बाद राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड बना 1946 में इसका गठन किया गया। इसी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन भी किया गया और केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम प्लानिंग कमीशन, इसके राष्ट्रीय नियोजन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी साहब। तो भारत में प्लानिंग कैसे कैसे घूमी है, कैसे कैसे चली है, एक सवाल इकोनॉमी का अगर बेसिक्स से पूछते हैं तो यहां से भी रहता है। आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, नेशनल इनकम की गणना भारत में कैसे की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो सीएसओ है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदक्ष सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ क्या करता है, इसमें मदद करता है। तो सीएसओ गणना करता है नेशनल इनकम की, ये बात ध्यान रखोगे क्योंकि सीरियस होकर करता है भाई। नेशनल इनकम की गणना करनी है, मजाक बात रहा, सीरियस होला सीएसओ, ठीक। चलो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में की गई थी। 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके इसके अंतर्गत एनएसओ कार्यालय की स्थापना कर दी गई है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कौन करता है, तो एनएसओ करता है। पहले कौन करता था, सीएसओ करता था, ठीक है। अब सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बना दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है, वही कर रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष कितना है, 2011-12। कई बार पूछा गया है आधार वर्ष, ये आधार वर्ष अब चेंज करने की बात चल रही है। आधार वर्ष क्या होता है, उसको बेस मान के, जहां बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन ना आए हो जिस वर्ष में, उस वर्ष को बेस मान के फिर आगे का देखते हैं कि भाई इस हिसाब से हमने कितनी ग्रोथ की। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी, ग्रांड बैन ऑफ इंडिया ने 1868 में लगाया था, जबकि नियोजन का पिता किसको कह रहे हैं, एम विश्वेश्वरैया को। नेशनल इनकम का पहली बार अनुमान किसने लगाया, दादा भाई नौरोजी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। उत्पादन विधि, जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, लास्ट में खपाएगा ही, तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो नेशनल इनकम है। समस्त संसाधनों द्वारा उत्पादित कुल अनंतिम उत्पाद। आय विधि, लोगों की इनकम कितनी है, तो समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय, लोगों की, सरकार की, सबकी आय जोड़ के आय विधि, यानी उत्पादन विधि, आय विधि। तीसरी विधि है व्यय विधि, आदमी खर्चा कितना कर रहा है, तो जितना समस्त उपभोग और व्ययों का योग जो होगा उससे नेशनल इनकम काउंट होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का कार्यक्रम कौन देखता है, पहले सीएसओ देखता था, 2015 के बाद एनएसओ देखता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कब विलय किया गया, तो 2015 में एनएसओ देखता है। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, उपभोग विधि और व्यय विधि, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे। क्या क्या होती हैं, इनको हमने डिटेल में भी कहीं देखा है। खैर चलो, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण, किस किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ, यह आपसे पूछा जाता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में, सबसे पहले क्या देखोगे, खेती की चिंता करोगे, सबसे पहले खेती की चिंता करोगे। उसके बाद तुम में से कोई एक आदमी, इन कुछ योजनाओं के नाम भी हैं, हो सकता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है तो मेरे मुंह से गलत निकल जाए, तुम में से कोई एक व्यक्ति, जैसे हेरेड डोडर मॉडल है, महान लोबिस मॉडल है ना, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, तुम में से कोई एक व्यक्ति कमेंट में लिख देना कि पहले पंचवर्षीय योजना को क्या कहते थे, ऑफिशियल देख के लिखना, चाहे गूगल सर्च करके लिख देना। दूसरे को क्या कहते थे, तीसरे को क्या कहते थे, ऐसे 4-5 हैं जिनका नाम आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, वो इसमें शामिल नहीं है, तो वो आप में से कोई लिख देगा, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। दूसरी, पहले सबसे पहले कृषि को देखोगे, जब कृषि तुम्हारी ठीक ठाक हो जाएगी तो उद्योग को देखोगे, फिर तीसरी में दोनों चीजों को देखोगे, कृषि और उद्योग। याद रखना, तो आपसे पूछा जाता है पहली अर्थव्यवस्था के पहली योजना किस चीज पे केंद्रित थी, 1951 से 56 एग्रीकल्चर, 56 से 61 भारी उद्योग, 61 से 66 कृषि उद्योग। फिर तीनों
के बाद बोले अब खेती देख ली, उद्योग देख लिया, दोनों भी देख लिया, 3 साल की छुट्टी ले लेते हैं। योजना अवकाश, ये टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है 66 से 69, है ना, तो हमने इनको उल्टा करके लटका दिया, बोले योजनाएं बनाओ, है ना, 69, तो ध्यान रखना योजना आयोग। फिर चौथी योजना 69 से 74। फिर 5वीं योजना क्या थी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो आपसे पूछा जाता है गरीबी उन्मूलन की बात कब करी गई, तो बोले 5 उंगली दिखाएं, क्या उंगली ऐसे बराबर होंगी, कोई भैया गरीब ना होगा, यो ध्यान रखना भाई बात, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई। फिर एक बार और गैप रहा है 78 से 80, तो दोनों गैप आप याद रखोगे, 66 से 69, 78 से 80। उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। 7वीं में विकास और आधुनिक तरीके, 8वीं में ये। फिर योजना अवकाश 90 से 97 तक रहा, तो 3 बार योजना अवकाश रहा है, 66 से 69, 78 से 80 और 96 से 90 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना आई, है ना। फिर 9वीं आई न्यायपूर्ण समता, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की दुगनी करना, तो 10 और बोले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर देंगे। 11वीं का तीव्र और समावेशी विकास, तो समावेशी विकास भी आपसे पूछा जाता है, तीव्र और समावेशी विकास। और 12वीं जो सबसे अंतिम थी, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। 11-12 का लक्ष्य लगभग सेम था, उसका तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं का तीव्र, धारणीय और समावेशी, मतलब धारणीय शब्द जो आया, सस्टेनेबल शब्द जो आया, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आया, जिसकी टाइम पीरियड अवधि 12 से 17 थी। इसी बीच में 2015 में योजना आयोग को डिमोलिश कर दिया जाता है और इसकी जगह नीति आयोग आ जाता है। तो इन तीनों के नाम लिख देना भाई, ठीक है। चलो, ये आपके लिए एक सूचना, यदि आप समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपने दी है और किसी कारणवश आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, या फिर आप अभी तैयारी के शुरुआत के फेज में हैं, आगे तैयारी शानदार तरीके से करना चाहते हैं, तो डिकोड एग्जाम के साथ अभ्युदय बैच के साथ जुड़कर आप सबने विभिन्न स्रोतों से पता किया होगा, आप सबको पता है कि 2026 में नई वैकेंसी आरओ की संभवतः आएगी ही, और परीक्षा भी उसकी 26 अंत तक होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। तो इलेक्शन मूड में जब सरकार आती है तो वो ये चाहती है कि मैं मैक्सिमम भर्तियों को जो है पूरा करके जाऊं। तो आपके सामने एक गोल्डन चांस है, अभी पीसीएस की परीक्षा दीजिए, और इन केस भगवान करे आपका प्रीलिम्स हो, इन केस यदि नहीं होता है तो आप इस बैच के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। अध्ययन की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि वो कंटिन्यू रहे, डिसकंटिन्यू ना हो, ठीक है। तो इस अभ्युदय बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब तक आरओ डिकोड एग्जाम बहुत छोटा था पिछले परीक्षाओं तक, तब तक भी हमने 50+ सिलेक्शन दिए हैं, और वर्तमान में भी हम इस बैच से भी आपको सिलेक्शन देंगे। वो आपको जब रिजल्ट आएगा तब बताएंगे। कांटेक्ट आप इन नंबरों पे कर सकते हैं, ये 2 नंबर ऑफिस के हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी इस बैच से संबंधित सब मिलेगी। इसमें प्रॉपर क्लासेस हैं, आपके पीडीएफ नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ इसी में सम्मिलित है। प्रीलिम्स प्लस मेंस का है, और वर्तमान में दिवाली ऑफर भी कुछ चल रहा है छूट के साथ, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए फिर हम आ जाते हैं नीति आयोग पे। तो योजना आयोग के विषय में, योजना आयोग प्लान गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। ये संविधानेतर संस्था है, ध्यान रखना, ना सांविधिक है ना संवैधानिक है। देखो संविधान समझ लो अंतर, संवैधानिक संस्था क्या होती है, जिसका कोई आर्टिकल हो, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन। सांविधिक संस्था क्या होती है, जिसके लिए कोई विधि लाई गई हो, प्रॉपर कोई अधिनियम लाया हो, वो सांविधिक संस्था होगी। तीसरी होती है संविधानेतर संस्था, जिसका ना तो संविधान में जिक्र हो ना जिसके लिए कोई अधिनियम लाया गया हो, ऐसी व्यवस्था को संविधानेतर व्यवस्था कहते हैं, संविधानेतर संस्था कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखोगे। इसको भंग कब कर दिया गया, अगस्त 2014 में। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, अंतिम उपाध्यक्ष मानटेक सिंह आहूवालिया थे। अध्यक्ष इसका पदेन प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो 2014 में वो किया गया। आपसे पूछ ले अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो मानटेक सिंह आहूवालिया मत लगाया ना, वो उपाध्यक्ष थे। अंतिम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फिर बना नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की तिथि आपसे कई बार पूछी गई है, 1 जनवरी 2015, इसको भी आप ध्यान रखोगे। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम आपसे यूपीएससी ने पूछा था जब बना था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, अंग्रेजी में ही याद रखो, नेशनल इंस्टीट्यूट NITI
टी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। गठन कैसे किया गया है? वही केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर। यह संविधानेतर या गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखोगे। फिर इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया साहब थे। यहां प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम कौन थे? मोंटेक सिंह आहूवालिया थे। यहां प्रथम कौन है? अरविंद पनगरिया साहब हैं। और यह है क्या? तो देश का एक थिंक टैंक है जो देश के बारे में, देश की योजनाओं के बारे में चिंता करता है। अध्यक्ष कौन होगा इसका? भारत का प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? जिसको पीएम नियुक्त करेंगे वो होंगे। तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगरिया साहब। शासी परिषद में कौन कौन होता है देख लो। सवाल नीति आयोग से अच्छा बन सकता है। शासी परिषद में कौन कौन होगा? सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक। याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक हैं, है ना, और बाकी सब राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। पूर्णकालिक सदस्य कितने होंगे? 5। अंशकालिक सदस्य कितने होंगे? 2। पदेन सदस्य कौन होगा? भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री, जो किसके द्वारा नामित किए जाएंगे? पीएम के द्वारा। तो पूर्णकालिक सदस्य 5, अंशकालिक सदस्य 2, केंद्रीय मंत्री कितने हो सकते हैं? 4 केंद्रीय मंत्री। और विशेष आमंत्रित सदस्य, यदि प्रधानमंत्री को लगता है किसी क्षेत्र विशेष में कोई आदमी बढ़िया अलग प्रकार का काम कर रहा है तो उसको भी विशेष क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जा सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो इसका सीई होगा वो केंद्र सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा, आईएएस रैंक का आदमी होगा, सचिव स्तर का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार नीति आयोग की संरचना, उसका प्रकार कैसा है, उसका पूरा नाम क्या है, पहले उपाध्यक्ष, दुनिया भर की सारी परिचयात्मक बातें हमने पढ़ ली। सवाल यदि बनेगा, चाहे मल्टी स्टेटमेंट बने चाहे सिंगल बने, तो मैं नहीं मानता कि इससे बाहर सवाल जाएगा, है ना। खैर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भारत की हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन से भी सवाल बनता ही है। इकोनॉमी में, कृषि में, जैसे प्रथम जो आपकी वो है क्या कहते हैं, फर्स्ट आपका जो प्लानिंग वो था, प्लानिंग ईयर थे, फर्स्ट प्लानिंग ईयर, उनमें कृषि पे ध्यान दिया गया, खेती पे ध्यान दिया गया। तो खेती भारत में एक महत्वपूर्ण चीज है। तो हरित क्रांति की बात करते हैं, यद्यपि हमने ये देखा है क्रांतियों को, शायद मैंने पता नहीं पेड क्लास में पढ़ा है। हाँ, भारत में शुरुआत कब हुई है क्रांति की? 66-67 में, 1966-1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। हरित क्रांति के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन 3 क्षेत्रों में हरित क्रांति को शुरू किया गया। सर्वप्रथम शब्द, इस शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता विलियम गेड। ये आपसे पूछा जा सकता है, आज तक सवाल पूछा नहीं गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले किसने कहा? तो ग्रीन और गेड याद रखना, गा से ग्रीन, गा से गेड, तो विलियम गेड। ग्रीन रेवोल्यूशन विलियम गेड। जनक कौन माना जाता है हरित क्रांति के? तो विश्व स्तर पर माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। याद कैसे रखोगे? खेत में होता है बोरिंग, बोरिंग होता है ना जिससे पानी निकल के आता है, खींच के आता है, तो बोरिंग बोरलॉग। क्योंकि इनको और वर्गीस कुरियन जो आपके हैं व्हाइट रेवोल्यूशन के कंफ्यूजन होता है नाम में, तो यहां आप नॉर्मन बोरलॉग, बोरिंग से याद रख सकते हो। और ये एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में एमएस स्वामीनाथन, इनको भी भारत रत्न भी दिया गया है, इनको इसका जनक माना जाता है। उसके बाद इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन किस किस पे काम करेगा? तो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्नत बीज देगा, हाई यील्डिंग बीज, उच्च क्वालिटी के बीज, रासायनिक उर्वरक प्रदान करेगा, कीटनाशक देगा, खरपतवार। याद रखना, आप तो कंफ्यूज कर सकता है, रासायनिक की जगह जैविक उर्वरक की बात कर सकता है ना, तो वो आधुनिक जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें जैविक उर्वरक की बात है, यहां रासायनिक उर्वरक ही है। सिंचाई की बात करेगा और साख सुविधा, मतलब किसानों को ऋण इत्यादि दिया जाएगा। प्रभाव क्या क्या है? सकारात्मक प्रभाव क्या हुए? कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हो गई। जो हम पहले खाद्यान्न के लिए विदेशों पर वो थे, डिपेंडेंट थे, वो हम खाद्य आत्मनिर्भर हो गए। गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। तो किन 2 फसलों में? गेहूं और चावल। इसमें से भी एक दिया हो तो आप गेहूं के साथ जाओगे। नकारात्मक प्रभाव क्या हुए? लोगों ने धै सिंचाई मतलब बिल्कुल सिंचाई कर करके खेत कतई भिगो दिए। अत्यधिक सिंचाई हो गई, भूजल स्तर डाउन हो गया, मृदा की लवणता में वृद्धि हो गई। ज्यादा सिंचाई अगर आप भूमि की कर दोगे तो भूमि में सॉल्टीनेस आ जाएगी, मृदा लवणता बढ़ जाएगी और कृषि प्रतिरूप में बदलाव हो गया। फिर एक सवाल यह पूछा जाता है, भारत को कितने? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। याद कैसे करोगे? कृषि जलवायु छोटा शब्द है तो 15 है। कितनी बार न जाने ये सवाल पूछा गया है। कृषि जलवायु
15 और कृषि पारिस्थितिकी शब्द कितने हो गए? कृषि पारिस्थितिकी बड़ा शब्द है तो 20 हो गए, 15 और 20। कल मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी। पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार किसने प्रयोग किया? तो इसमें आप हकलाओगे, अर्नेस्ट हैकेल। और पारिस्थितिकी तंत्र का किसने प्रयोग किया? तो ये जी टांसले को आप याद रखोगे, तंत्र टांसले, ध्यान रखना, रिवीजन करा रहा हूं पिछली क्लासों का भी। खैर, उसके बाद ऑपरेशन फ्लड है ना, तो ऑपरेशन फ्लड वही व्हाइट रेवोल्यूशन। तो शुभारंभ 1970 में शुभारंभ स्थल आणंद गुजरात में किया गया। जनक वर्गीज कुरियन साहब को देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। फिर प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थानों के स्थापना वर्ष, जैसे आपको इसमें क्या याद रखना है? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक याद रख लेना, आईडीबीआई कब? 1964। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक आईआईबीआई 1971। एन आवास बैंक कब? 1988 है ना, 88 बोले, अब आवास बैंक हो गया, अब हमारे ठाट होंगे, क्या होंगे? ठाट होंगे, तो 88 याद रखना। और सिडबी आपसे खूब पूछा जाता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी की स्थापना कब हुई है? 1990। तो सिडबी याद रखोगे जरूर, बाकी सब भूल सकते हो, सिडबी इसमें से याद रखना। अब हम आ जाते हैं एमएसपी पे। एमएसपी के विषय में भी आपसे पेपर में खूब पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, सीपीसीए इसको बोलते हैं, 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। 23 नहीं, 22+1 होगा, 22 के लिए एमएसपी, 1 के लिए एफआरपी। 7 खाद्यान्न फसलें हैं, डीप में पूछेगा तो यहां 5 दलहनी फसलें हैं, 7 तिलहनी फसलें हैं, 4 वाणिज्यिक फसलें हैं, है ना। 7 7 5 4 है ना, 7 7 5 4, तो 7 7 14, 5 19, 4 23। वाणिज्यिक फसल में गन्ने के लिए एफआरपी यूज किया जाता है, ध्यान रखना। तो 7 7 5 3 लिखा हो तब भी सही है, 7 7 5 4। अब 7 खाद्यान्न है, 7 तिलहनी है, 5 दलहनी है, 4 वाणिज्यिक हैं, इसको याद रखना। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। देखो, कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी तो क्या करता है? सिफारिश करता है। तो सिफारिश पूछेगा एमएसपी की, क्योंकि एमएसपी इस समय खूब चर्चा में है, एक बढ़िया सवाल एमएसपी से बन सकता है। सिफारिश कौन करता है? सीएसीपी करता है ना, सीएसीपी करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। लागू कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है इसकी घोषणा करती है। घोषणा पूछे और सिफारिश करना पूछे, दोनों में अंतर है, ध्यान रखोगे। कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना, सीएसीपी की स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी। 85 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है, सीएसीपी कर दिया गया है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग को ध्यान रखोगे। यह कृषि कल्याण विकास मंत्रालय के अधीन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो एमएसपी से एक अच्छा सवाल यहां से बन सकता है। अब भारत में कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं, मैक्सिमम आपको याद है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैचिंग में, और उस प्रकार के सवाल बन जाते हैं। हरित क्रांति आपको पता है, खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति फ्लड से दूध से संबंधित है। नीली क्रांति, नीला क्या होता है? मछलियां, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जब आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, टमाटर और मांस। गुलाबी क्रांति अगर आपसे पूछ ले तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो लाल क्या होता है? टमाटर होता है, तो टमाटर और मांस आप याद रखोगे, लाल क्रांति। फिर गुलाबी क्रांति अगर आपसे पूछ ले तो प्याज गुलाबी होती है, झींगा होती है ना, इनके उत्पादन। झींगा एक प्रकार की मछली है, लेकिन वो अलग टाइप होती है, वो मैक्रोनी जैसा बन जाता है, उसमें अंदर से गिल्ली गिल्ली सी निकाल के। खैर, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी बागवानी, शहद और फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति, गोल्डन क्रांति, ठीक है। धूसर क्रांति क्या होगा? धूसर कह ले, भूरी कह ले, तो धूसर मतलब धूल जैसा, भूसर मतलब भुरभुरा जैसा, तो ये क्या होते हैं? रासायनिक उर्वरक होते हैं इसके जैसे। फिर रजत क्रांति यानी व्हाइट वाली जो रजत है वो किससे संबंधित है? अंडा या कुक्कुट पालन से, बेसिकली अंडा पालन से, रजत क्रांति। पीली क्रांति, पीली क्या होती है? तेल होता है, तो सरसों का मतलब तिलहन से। स्वर्ण रेशा, तो गोल्ड रेशा किसको कहते हैं हम? जूट को कहते हैं, तो जूट उत्पादन से। रजत रेशा किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं, कपास उत्पादन से। गोल क्रांति, तो आलू कैसा होता है? गोल गोल, है ना, आलू गोल गोल, ऐसे ध्यान रखना। फिर हरित सोना किसको कहा जाता है? हरित सोना कहा जाता है बांस को, बांस उत्पादन से। मूक क्रांति क्या है? मोटे अनाज से संबंधित। बादामी क्रांति क्या है? मसाला उत्पादन से संबंधित। तो बादाम ऐसे मान लो कि मेवा मत मानो, बादाम को मसाला मान लो, जैसे मसाले महंगे आते
जाते हैं, बादाम महंगा आता है, मसाला क्रांति, बादामी क्रांति। तो इस प्रकार भारत में जो कृषि क्रांति है वो हमने देख ली, ये भी आपसे मैचिंग में पूछी जाती है। फिर जीएसटी परिषद के विषय में देख लो, जीएसटी परिषद से भी सवाल बन ही सकता है ना। जीएसटी क्योंकि सरकार ने भी, आप देख ही रहे हो, कम किया है, तो सरकार ने जब जीएसटी कम किया है तो जीएसटी परिषद का आर्टिकल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना 279A जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद में अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री जो होंगे अपनी निर्मला ताई, वो वहां क्या है? वो वहां अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच में से निर्वाचित होता है। तो कोई आईएएस नहीं होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के फाइनेंस मिनिस्टर में से कोई एक होगा। सदस्य कौन होते हैं? सब राज्यों के वित्त मंत्री, है ना, और केंद्र राज्य वित्त मंत्री। गण पूर्ति कितना होगा? इसमें कोई 10% की गण पूर्ति नहीं है, 50% लोग जब होंगे तब जीएसटी शासी परिषद की बैठक होगी। गण पूर्ति 50% है। वोटिंग पावर किसको है? केंद्र सरकार के पास 1/3 है, राज्य सरकार के पास 2/3 है। निर्णय जो होता है वो 3/4 बहुमत से होता है। इस बात को याद रखना, भारत में कहीं भी और 3/4 बहुमत की बात नहीं है। तो जीएसटी परिषद से एक अच्छा सवाल बन सकता है, जीएसटी परिषद से अच्छा सवाल, आर्टिकल 279A। ठीक है, कौन हेड करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर। और उपाध्यक्ष कौन होगा? स्टेट में से कोई एक को चुन लेंगे। इसमें कौन कौन शामिल होगा? तो स्टेट के सब फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखना, मुख्यमंत्री ना है यहां। गण पूर्ति 50% है, वोटिंग 1/3 स्टेट को है, मतलब राज्यों को है, और 2/3 स्टेट के पास है, और 3/4 बहुमत से कोई भी निर्णय पास होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? एक फेरा अधिनियम आपसे पूछा जाता है, फेरा और फेमा। तो फेरा 73, फेमा 99। ठीक है, तो फेरा फेमा को याद रखोगे, है ना। ये विदेशी मुद्रा, पहले विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम इसका नाम था, फिर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कर दिया, है ना। तो फेरा और फेमा का टाइम याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है कब कब है। तो फेरा जो है 1973, रा और 3, उसमें भी रा आ रहा है, साउंडिंग पकड़ा करो, 3 और रा आ रहा है उसमें भी। ठीक है, तो 1773 और 1999, है ना, उसमें फेमा अधिनियम है, तो फेमा को भी याद रखोगे। भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो SEZ सुनते हो, उत्तर प्रदेश में पहला आर्थिक क्षेत्र कौन सा था? मुरादाबाद वाला क्षेत्र। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है, मुरादाबाद वाला क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो SEZ है, वो नीति भारत सरकार कब लेके आई? तो वो लेके आई आपकी सन 2000 में, 1 अप्रैल सन 2000 को। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ, है ना, EPZ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित हुआ था। तो आर्थिक क्षेत्र पूछे 2000, निर्यात क्षेत्र पूछे विशेष तो कांडला गुजरात। 65 ये पूछा नहीं गया है कभी। औद्योगिक नीति 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG सुधार जो आए 1991। घोषणा अगर पूछ ले तो 24 जुलाई, याद लगे, पूछा नहीं जाएगा। रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर 2016-17 से बजट का योजनागत और गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। जब योजना आयोग ही नहीं रहा तो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया है। इसकी सिफारिश किसने की थी? रंगराजन समिति ने। कब? 2016-17 से। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन जीएसटी पे। तो जीएसटी आप सबको पता है, जीएसटी से क्या पूछेगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। लागू कब से किया गया है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से, मैंने आपको बताया। तो जीएसटी, तो बोले जीएसटी 101 रुपए दक्षिणा दे दी हमने। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। दोनों बातें याद रखना। अगर आपसे नीति आयोग पूछता है तो 1 जनवरी 2015 से बना है। जीएसटी कब से लागू हुआ है? जीएसटी से मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि एक सवाल बनेगा, है ना। जीएसटी कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और एक देश एक कर प्रणाली को लागू करना इसका एम है। एक वैट नाम का कर होता था जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे। चेलैया समिति, है ना, 1991 ने इसकी सिफारिश की थी। तो याद कैसे रखोगे? वैट जब लगा तो सब चिल्लाने लगे। वैट की जिसका मन होता था, जिस स्टेट का जितना उतना लगा देता था, तो लोग चिल्लाने लग गए, टैक्स के ऊपर भी टैक्स ले रहे हो। तो चेलैया समिति ने इसकी सिफारिश की थी। 2005 से वैट आया था। लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था, है ना, उसने अपने यहां पहले ही कर दिया। और कर का प्रकार अप्रत्यक्ष कर है। लागू करने वाला अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। 2008 से यहां वैट लागू किया गया। तो वैट को याद रखोगे, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर इसको हिंदी में कहते हैं। चेलैया समिति याद रखोगे 1991 में बनी है। तो सब चिल्लाने लगे वैट आने के बाद। ठीक है, चलो
अब हम आ जाते हैं बैंकिंग व्यवस्था पे, जो भारत में बैंकिंग इत्यादि से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो आरबीआई आपको पता है ना, आपको पता है आरबीआई भारत में पूरा बैंकिंग सिस्टम का नियंत्रण जो भी कुछ है वो सब आरबीआई मैनेज करती है। आरबीआई बहुत सारी चीजें जारी करती है। तो आरबीआई के पास साख नियंत्रण की क्या क्या विधियां हैं। एक होती है बैंक दर। व्हाट इज बैंक दर, आपको ये सब पता होना चाहिए। रिवर्स रेपो, रेपो, एसएलआर, सीआरआर, ये क्या क्या होता है। इसके द्वारा साख मैनेजमेंट बेसिकली ये समझो कि महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, मोटा मोटा समझते चलो, ठीक है। चलो, तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। ध्यान रखना, बैंक दर वो है जिसपे लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा है कौन, आरबीआई लोन दे रहा है किसको, बैंकों को, ठीक। फिर आ जाओ रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। मतलब बैंक दर, रेपो दर दोनों देखो सेम सेम आवाज के हैं ना, मतलब सेम सेम अक्षर के हैं। रिवर्स रेपो से अलग करने के लिए कह रहा हूं, रेपो और बैंक दर दोनों बिल्कुल बराबर के अक्षर हैं। तो रेपो रेट क्या है, आरबीआई लोन देगा, किसको देगा, बैंकों को, कितने समय के लिए देगा, शॉर्ट टर्म के लिए देगा। और बैंक दर क्या है, आरबीआई लोन देगा, बैंकों को देगा, वाणिज्य जो सूचीबद्ध बैंक है उनको देगा, कब, लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देगा, है ना। फिर उसके बाद रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तो आरबीआई को अगर बैंकों से पैसा चाहिए, आरबीआई को लगता है मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, बैंकों का पैसा ले लो, तो आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेता है, तो उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो दर हमेशा रेपो दर से कम होगी। भाई मारा मन, हम तुम्हें महंगा देंगे, अपन सस्ता लेंगे। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है, दैट इज रिवर्स रेपो दर। अब एक होता है सीआरआर, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षी अनुपात। ये क्या होता है, तो प्रत्येक बैंक के लिए आरबीआई डिसाइड करता है कि आपको अपनी एनडीटीएल का कुल जमा, एनडीटीएल मोटा मोटा मानो कुल जमा का इतने प्रतिशत सुरक्षित रखना है। किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो कैश रिजर्व रेशो क्या है, बैंक अपने कुल जमा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड और वो सब फलाना ढिमाका का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है। कहां रखना पड़ता है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इसे ही सीआरआर कहते हैं। एक होता है एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, है ना, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, एसएसएलआर। बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे एसएलआर कहते हैं। बैंक एक जो पैसा है वो रिजर्व बैंक के पास रखेगा, दैट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। और एक पैसा बैंक अपने पास भी सुरक्षित रखेगा कि अचानक से अगर मान लो भीड़ टूट पड़ी, है ना, तो क्या होगा, पैसा देने के लिए एसएलआर रखेगा। तो एसएलआर कहां रहता है, बैंक में। सीआरआर कहां रहता है, सेंटर में, यानी उसके पास, रिजर्व बैंक के पास। अब भारत में बैंकों का इतिहास देखते हैं। तो ये जो रेट है, बस इसके विषय में अभी इतना ही जानेंगे। सवाल आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आएगा तो आप कर लोगे, और इससे ऊपर यूपीपीसीएस इकोनॉमी में सवाल नहीं पूछती है, यूपीएससी थोड़ा डीप पूछती है। भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। 1770 में कोलकाता में पहला बैंक बना, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसियों में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो बंगाल में 1806, बंबई में 40, मद्रास में 43। 1921 में 1921, ये महत्वपूर्ण है, तीनों प्रेसिडेंसियों के बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया गया। कौन सा बैंक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक। तो सबसे पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कहां, कोलकाता में 1770। उसके बाद बंगाल, बंबई और मद्रास 1806, 1840 और 43 में 3 बैंक बने। इन तीनों को मिलाकर बन गया इंपीरियल बैंक। फिर इंपीरियल बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया भारतीय स्टेट बैंक के नाम से। कब, 1955 में। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, सरकार ने अपने अंडर ले लिया और इसका नाम रख दिया भारतीय स्टेट बैंक। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक, कई बार पूछा गया है, भारतीय जिसे मैनेज करते थे, दैट इज
अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक इसको याद रखोगे 1881 में स्टेब्लिश हो रहा है, भारतीयों द्वारा ही मैनेज हो रहा है। फिर पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जिसमें पैसा भी ये भारतीयों द्वारा संचालित है, पैसा विदेशी है, यहां पहला भारतीय बैंक पूर्ण रूप से भारतीय ही चला रहे हैं, भारतीय इसको मैनेज कर रहे हैं, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय शायद इसके हेड थे। 1894 में ये स्टेब्लिश हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के विषय में स्थापना की सिफारिश किसने की थी? हिल्टन यंग समिति ने रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है हिल्टन यंग। बोले ये रोज टहलाते रहते हैं और यंग आदमी को कुछ बैंक का कारोबार दो तो बोले रिजर्व बैंक बनाते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। हिल्टन यंग बोले रोज टांगना नहीं चल पाएगा। हिल्टन यंग। परिचय भारत का केंद्रीय बैंक, स्थापना कब हुई है? 1935 में। आरबीआई एक्ट 1934, एक्ट 1934 है, स्थापना 35 में हुई है। मुख्यालय कहां है? मुंबई में। राष्ट्रीयकरण इसका कब हो गया? 1949, 1 जनवरी 1949। और इंपीरियल बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण हो गया। कहां गया? राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 और ये 1 जनवरी 1949। म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में भी इसने कार्य किया है। 1947 तक बैंक एक ही था बर्मा, जबकि अलग कर दिया था। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक भी था 30 जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ, है ना, ओसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। इनका नाम याद रखोगे। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब थे। ठीक, चलो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहली बार 14 बड़े बैंकों का, ये सन आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, सवाल बन सकने की पूर्ण संभावना है। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ईयर याद रखोगे 69। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब बैंकों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। कब? इंदिरा गांधी के समय में, 1969 में। दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण होगा 1980 में हुआ। 6 अन्य बड़े बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये जो है इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 69 वाला हुआ है। ध्यान रखोगे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। सन जरूर याद रखना, ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। बंधन बैंक बना है 2001 में। भारतीय महिला बैंक इन सबसे कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। तो बस आप इतनी बात यहां से रिलेटेड याद रखोगे। ठीक, बाकी यदि आप यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है आपकी तैयारी में कुछ कमी है, आपको कुछ और अपडेशन चाहिए, तो आप डिकोड एग्जाम के इस यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं, अपितु हम एक पूरा 6-8 महीने का शेड्यूल आपको बना के देते हैं, जिसको आप फॉलो करोगे तो 8 महीने में आप कंप्लीट सिलेबस खत्म कर लोगे। और ये कोई प्रीलिम्स क्रैश कोर्स नहीं है, यहां प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको मिलते हैं। आपको क्लास में अध्यापक बताते चलते हैं, जैसे ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है तो आपको बताता हूं कि प्रीलिम्स का इससे रिलेटेड क्या है, मेंस में क्या पूछा जाएगा। तो आप जब तक प्रीलिम्स के साथ मेंस नहीं पढ़ेंगे अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाएंगे। सीसेट के लिए अलग से इसमें कोर्स डिजाइन है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जो भी विद्यार्थी यहां से प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस तक जाते हैं और इंटरव्यू जाते हैं, उनको फी रिफंड की भी सुविधा या पुरस्कार स्वरूप उनको डिकोड एग्जाम फी रिफंड देगा। मेंस में आप एक बार चले जाते हैं तो आप हमारे साथ लगभग जुड़े रहेंगे। ये सब इस बैच की विशेषताएं हैं। आप इस विशेष के संबंध में और कुछ जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे 8604409201 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी रिलेटेड जानकारी होगी आपको मिल जाएगी। चलिए तो चलते हैं, दोबारा से रिज्यूम करते हैं अपने को। फिर भारत के प्रमुख बैंक स्थापना वर्ष, रिजर्व बैंक आपने देख लिया 1935। आरबीआई कब, वो सॉरी स्टेट बैंक कब, तो 1921 और 1955। हाँ, 55 में आरबीआई बन गया, 55 में उसका राष्ट्रीयकरण होके आरबीआई बन गया। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। पीएनबी कब बना है? 1894। भारतीयों पूर्ण रूप से भारतीय पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, 1894। आपका अपना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बना है। तो ये कुछ बड़े बैंक ग्रुप है, इनको आप याद रखोगे। फिर कुछ फैक्ट्स हैं। अच्छा, कुछ और बैंक हैं जो बने हैं। आयात निर्यात बैंक, एक्जिम, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है एक्जिम बैंक आपसे पूछा जाता है 1982। इसका भी सन याद रखोगे, 82, है ना। तो तू निर्यात कौन कर रहा है? बोले तू कर रहा है भाई, 82, है ना, 82 याद रखना है। कैसे भी आयात निर्यात 82 पूछा जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक पीछे भी करके आए थे, 8 है तो हमारे आवास बन गया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, 1994। हाउसिंग डेवलपमेंट, HDFC
फाइनेंस जो है 1994, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको छोड़ सकते हो। नाबार्ड याद रखना 1982। ना भाई ना, बोले आयात निर्यात कौन करेगा, एग्जिम बोले 2 करेगा 82। वो कह रहा है ना भाई ना, नाबार्ड ना भाई ना, मैं ना कर पाऊंगा। तो आयात निर्यात बैंक एग्जिम याद रहेगा, नाबार्ड याद रहेगा, दोनों साथ साथ याद हो गए। तो आयात निर्यात बोले कौन करेगा 82, भाई तू करेगा। वो कह रहा ना मैं ना कर रहा, नाबार्ड मैं ना कर रहा भाई। तो नाबार्ड और ये दोनों आपको याद हो गए। फिर आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी जो हुए हैं वो 1975। तो जैसे अभी आजादी का 75वां महोत्सव मन रहा है, ग्रामीण सुशासन की बात हो रही है, ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जो बने 1975, ऐसे इसको दिमाग में रख लेना, याद रख लेना। फिर कुछ और फैक्ट, वर्तमान में कुल कितने बैंक हैं, 12। सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, निजी बैंक सबसे बड़ा एचडीएफसी, क्रेडिट कार्ड सबसे पहले किसने जारी किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये बड़ा अजीब सा फैक्ट है, बन सकता है क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। म्यूचुअल फंड सबसे पहले किस बैंक ने शुरू किया, तो एसबीआई ने। आज भी जो लोग म्यूचुअल फंड सही है ना, जो पुराने लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं, बालक बच्चे कहते हैं कि अम्मा एफडी में कुछ ना रखा, म्यूचुअल फंड्स कराओ। फिर उनको बताया जाता है कि मम्मी एसबीआई भी म्यूचुअल फंड कराती है, तो मम्मी कहती है अच्छा। फिर मम्मी एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट लेती है। खैर, विदेशी लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक तो बैंक ऑफ इंडिया, इसको याद रखोगे, इसमें स्टेट बैंक मत लगा देना, ये बैंक ऑफ इंडिया है। आगे चलते हैं। अब राजकोषीय नीति होती है ना, राज्य सरकार जो होती है मार्केट को 2 तरीके से कंट्रोल करती है, एक राजकोषीय नीति, एक मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति जारी करता है आरबीआई, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के 3 सरकार के, वो उसको जारी करते हैं मौद्रिक नीति को। दूसरी जो सरकार नीति जारी करती है दैट इज राजकोषीय नीति, है ना, वो होती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में 4-5 चीजें देखते हैं, जैसे राजकोषीय घाटा, तो ये टोटल घाटा होता है, कुल राजस्व प्राप्तियां कितना कलेक्शन हो रहा है, कुल गैर पूंजीगत ऋण पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटा दो, प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा, कुल राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो कुछ याद करने सरल है, उनको कर लो। जैसे प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राइमरी घाटा क्या होगा, बोले जो टोटल घाटा हुआ उसमें से ब्याज हटा दो, ब्याज कोई घाटा थोड़ी ना है। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। राजस्व घाटा क्या होता है, तो इसमें राजस्व है, सब राजस्व है, राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व खर्च जो होगा वो राजस्व घाटा होगा। तो व्यय माइनस आय। प्रभावी राजस्व घाटे में से क्या करते हैं, राजस्व घाटा माइनस जो हमने राज्यों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए पैसा खर्च कर दिया, वो प्रभावी राजस्व घाटा होता है। तो ये 3 याद कर लेना, राजकोषीय के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां, कुल पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, मतलब टोटल प्राप्तियां और टोटल व्यय इसको मानते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना बस। फिर बजटीय घाटा होता है, तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, ये बजटीय घाटा होता है। तो 4-5 प्रकार के घाटे आपके होते हैं। इन घाटों के विषय में आपसे पूछा जाता है, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है। बजट से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, आय व्यय का विस्तृत विवरण बजट कहलाता है। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 है ना। पॉलिटी वाली जो मैराथन है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कल का दिन रिजर्व रखना। कल के दिन में जितनी मैंने मैराथन दी है ना, 2x पे लगा के देख जाना। एग्जाम में जाने से पहले जो कॉन्फिडेंस होगा ना तुम्हारा, आनंद ही आनंद, एकदम फील करोगे, ओहो हल्का हल्का महसूस होगा। ठीक है, चलो। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय व अन्य मंत्रालय नीति आयोग व कैग की सहायता से करते हैं। बजट वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट पारित होना आवश्यक है। भारत का पहला ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स बिल्सन ने, है ना, 1860 में बजट प्रस्तुत किया था। तो हमारे जमाने में एक सिगरेट आती थी, बिल्स की सिगरेट, बड़ी मतलब जमाना मतलब जब हम बच्चे थे, तो जो टॉप क्लास आदमी होते थे वो बिल्स की सिगरेट पीते थे, मतलब जिनका बजट बढ़िया होता था। तो मैंने ऐसे याद रखा है। पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, पहला बजट किसका बढ़िया लगा, तो बोले बिल्स वाला, तो जेम्स बिल्सन को याद रखोगे आप। इन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया 1860 में। तो जिन्हों बिल्स पीते थे उनके ठाठ थे, है ना, उनके ठाठ थे। हालांकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन याद करने के लिए हानिकारक थोड़ी है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। किसने, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, तो तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पहला बजट प्रस्तुत किया। अब तक 10 बार मोरारजी देसाई बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, ताई भी अपनी कई बार कर चुकी है। एक बर्थ समिति, याद रखो, एक बर्थ समिति के आधार पर 1924 से आम बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत करने की परंपरा हो गई। तो रेल बजट और बर्थ, एक बर्थ, रेल में भी तो बर्थ होती है ना, तो ऐसे ध्यान रख लेना। 1924 से एक बर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट और
सामान्य बजट अलग अलग हुए 1 फरवरी 2017 से, तो एक साथ 17 मतलब एक साथ, दोबारा एक साथ प्रस्तुत कब हुए? 1 फरवरी 2017 से, मतलब 2017-18 वाला जो बजट प्रस्तुत हुआ वो एक साथ प्रस्तुत होने लगा। तो ये बातें आप याद रखोगे। फिर इसके बाद क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, ये यहां कहां गई? मुद्रास्फीति का मापन। ओके ठीक है, चलो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अच्छा ये है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन जो होता है, जो इन्फ्लेशन मतलब मोटे आसान भाषा में समझिए महंगाई, इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है? मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? इन्फ्लेशन, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। सोना देख रहे हो 1.25 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, 1,26,000 था कल का भाव, मैंने देखा था। ऐसे ही गूगल पे चेक कर लेते हैं, लेने की तो मास्टर की औकात है नहीं, तो गूगल पे चेक करके आनंद ले लेते हैं। गोल्ड रेट टुडे, बोले वाह इतना बढ़ गया। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, तो आप वस्तु खरीद नहीं पाओगे। जैसे सोना बढ़ रहा है, खरीद नहीं पा रहे। फिर मुद्रास्फीति के मापन के 2 आधार हैं। जैसे नेशनल इनकम की गणना के 3 मापन थे कि या तो टोटल उत्पादन देख लो, टोटल आय देख लो, या टोटल व्यय देख लो। वैसे ही इन्फ्लेशन जो हो रहा है उसको 2 तरीके से मापा जाएगा। कैसे? थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि देखेंगे, WPI इसको बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। या फिर क्या देख लो? या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देख लो। क्या देख लो? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देख लो, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लो। या तो होलसेल प्राइस इंडेक्स देख लो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लो, आपको महंगाई इन्फ्लेशन पता चल जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? यह सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग DPIIT के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में 2017 से सूचकांक की गणना के लिए 11-12 ही आधार वर्ष है। तो अभी पीछे भी पढ़ के आए थे, आधार वर्ष 11-12 है। इसमें कुल 697 वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं, सेकेंडरी और टर्शरी हैं। तो सबका एक एवरेज लेते हैं कि कितना बढ़ गया, बोले इतना बढ़ गया तो इतनी इन्फ्लेशन हो गई। या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI क्या होता है? यह मूल्य सूचकांक MOSPI और राष्ट्रीय NSO द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय की गणना भी NSO कर रहा है और उपभोक्ताओं के मामले में NSO के पास डेटा होता है, इसलिए NSO जारी करता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार सब चीजों को शामिल किया जाता है। इसकी गणना के लिए 3 सूचकांक बनाए जाते हैं। CPI R मतलब रूरल मतलब ग्रामीण, CPI U मतलब अर्बन और CPI C, इन तीनों के आधार पर नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI 2011 में जारी किया गया था, 2012 को आधार वर्ष माना गया है। फिर औद्योगिक श्रमिकों, इंडस्ट्रियल वर्कर, IWAL और इनको सबको उपभोक्ता सूचकांक में शामिल किया जाता है ना। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, इसको याद रखना। भारत में जो मुद्रास्फीति का मापन होता है वो इसी WPI थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है, क्योंकि खुदरा वाले में तो चेंजिंग होती रहती है, मार्केट के और बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। तो WPI के आधार पर, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। तो कोई कंट्री अगर डेवलप है, विकसित है, तो वहां CPI को बेस मानते हैं। ये बात याद रखना, पेपर में पूछी गई है कई बार, गलत मत करके आना, वरना चाय में डुबो के तुम्हारी लीला समाप्त, टाटा बाय बाय। थोक मूल्य सूचकांक याद रखना। चलो अब आ जाते हैं अपन अपनी बात कर लेते हैं, दैट इज गरीबी, जो हमारे और तुम्हारे पास है। गरीबी क्या है? तो गरीबी ऐसी स्थिति है कि मेरा मन तो कर रहा बर्गर खाने का, भाई जिम में पैसे ही ना हो रहे, क्या करूं, है ना। तो ऐसी स्थिति है। गरीबी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। भाई शर्ट पहनने का मन कर रहा, दिवाली पे नहीं, मास्टर के पास पैसे ही नहीं हो रहे, तो कहां से लाएगा। मतलब उस प्रकार से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाए, दैट इज गरीबी। भारत में गरीबी का अनुमान NSSO के परिवार उपभोक्ता व्यय के आधार पर किया जाता है। तो अब NSSO क्या हो गया? NSO हो गया है, एक ऐसा हट गया है। योजना आयोग, अब नीति आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा की सीमा निर्धारित की गई है कि अगर कोई इतने कैलोरी का उपभोग कर रहा है, कोई चाचा या चाची इतने कैलोरी या बालक बालिका इतने कैलोरी का उपभोग कर रही है, तो वो गरीब नहीं होगी। कहां? शहरों में 2100, गांव में 2400। क्यों? क्योंकि गांव में श्रम आदमी को सामान्यतया अधिक करना होता है। अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी, अलग, इनकी अलग बात थी। नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान हेतु हासिम समिति गठित की गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट 2012। तो देखो अलग समिति ने क्या कहा था?
गरीबी से रिलेटेड अलग समितियां भी आगे सारी समितियां एक साथ पढ़ेंगे। अलग समिति पोषक तत्वों की आवश्यकता, हासिम मतलब हाशिए पे चले गए, बीपीएल, बीपीएल भी हाशिए वाले परिवार होते हैं, गरीब हैं, तो हासिम समिति जो है हाशिए से याद रखना बीपीएल परिवारों से रिलेटेड है। सुरेश तेंदुलकर समिति कब बनी? 2004-5 में न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी पर विचार किया। तेंदुलकर समिति 2011-12 में फिर बनी, भारत का गरीबी स्तर इतना था। सी रंगराजन समिति 2012, तो इनके सन आपसे पूछे जाते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुइस द्वारा दिया गया था। आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र, याद रखना आय की विषमता, लॉरेंस भाई को याद कर लेना, लॉरेंस बिश्नोई। तो आय की विषमता वालों पे टकराते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा उससे वसूली भाई होगी, जिसके पास कम होगा उसको दे देंगे। आय की विषमता का जो काम होगा वो लॉरेंज वक्र होता है, इसको ध्यान रखना। फिर निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन रैगनर नेक्से द्वारा 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में प्रकाशित किया गया था। तो इससे कोई मतलब नहीं है। समितियां याद रखना, इनके ईयर, जैसे अलग समिति ध्यान रखोगे, हासिम समिति याद रखोगे 2012, सुरेश तेंदुलकर 2004-5, फिर तेंदुलकर 11-12, रंगराजन समिति 12, आगे यद्यपि एक साथ पढ़ेंगे। फिर अपन आ जाते हैं सेबी पे। सेबी क्या करती है? शेयर मार्केट को मैनेज करती है। देखो भाई, फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। सेबी पूरा नाम है, ठीक है। स्थापना कब हुई है? 1988, तो 8/8/8 है। इसी समय आवास बैंक भी स्थापित हुआ है और 1988 में सेबी। बोले अब बताऊंगी मैं क्या कर रहे तुम, ठीक है। तो अब तुम्हारे ठाठ खत्म करूंगी। राष्ट्रीयकरण कब हो गया? 1992 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। मुख्यालय मुंबई में है। पूंजी बाजार का नियमन करना इसके प्रमुख कार्य हैं। प्रवर्तक कंपनियां जो स्पॉन्सर होती हैं, आईडीबीआई, ये सब है, ठीक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई क्या है? तो बीएसई की स्थापना कब हुई है? 1875। आपको पता है कोई भी कंपनियों के शेयर विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। वर्तमान में भारत के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक एनएसई राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएसई क्या करता है? 30 बड़ी कंपनियों का शेयर मूल्य को दिखाता है। बीएसई का जो संकेतक होता है, और निफ्टी 50 बड़ी कंपनियों का दिखाता है। तो बीएसई का जो सूचकांक है वो है सेंसेक्स, और सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियों का शेयरों के मूल्य का एक तरह से समय औसत है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखना। चाइना वाइना में कहीं नहीं थे। 1875 मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में फेरवानी समिति, तो ये सब फेर करते रहते हैं। शेयर मार्केट फेरा है। शेयर आजकल ना शेयर का शौक लगता है सबको, 10-20 हजार गंवा लेते हैं। भाई हर चीज नॉलेज का गेम है। शेयर मार्केट एक स्पेशल पढ़ाई है। आप उसको 3-4 साल 5 साल दो, उसको पढ़ो, फिर आप उस मार्केट में उतरो, है ना। हम सोचते हैं कि टीवी पे जो सलाह दे रहे हैं, कहीं से टिप मिल गई, उसी के आधार पर ले भैया माला माल, करोड़पति, अरबपति, पता नहीं क्या क्या हो जाएंगे। सब एकदम पैसा वैसा धूल में मिला लेते हैं। खैर, तो फेरवानी सब फेर है भाई। तो एनएसई की स्थापना फेरवानी समिति 1992, जबकि बीएसई 1875, और निफ्टी एनएसई का सूचकांक क्या है? एन से एनएसई, एन से निफ्टी, निफ्टी 50 ऐसे याद रख लेना। 50 बड़ी कंपनियां, और बीएसई 30 बड़ी कंपनियों का सूचकांक है। सूचकांक का नाम सेंसेक्स है। तो जो सेंसेक्स निफ्टी देखते हो आप, ये है। फिर शेयर मूल्य सूचकांक जो विदेशों में है, डाउ जोन्स आप देखते हो, न्यूयॉर्क अमेरिका का डाउ जोन्स इतने से ओपन हुआ, इतने से खुला, ऐसे करके चलता रहता है। सेंसेक्स निफ्टी डॉलेक्स मुंबई में है। निक्की जो है वो जापान का है। तो तुम जापान पान मंगा रहे हो, किससे मंगाओगे? बिक्की, निक्की, टिक्की, ऐसे तुम्हारे मोहल्ले में जो बालक घूमते हो उन्हीं से तो मंगाओगे। भाई निक्की जापान ले आ, तो निक्की याद रखोगे जापान। हिनसेंग नाम से क्लियर है, हांगकांग का होगा। शंघाई नाम से क्लियर है, चाइना का होगा। मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है, मिडडेस्क। सिमेक्स स्टेटेक्स, तो सिमेक्स से नाम से क्लियर है, सिंगापुर। नास्डेक जो है वो भी यूएसए का है। तो डाउ जोन्स और नास्डेक दोनों याद रखोगे, ये यूएसए के हैं, ठीक है। तो हमने पूरा शेयर मार्केट पढ़ लिया विद इन 5 मिनट्स। देखो मास्टर 5 मिनट में शेयर मार्केट पढ़ा देता है। अब अपन आते हैं कुछ प्रमुख समितियां, और वो किस लिए आई हैं ये, ठीक है। तो समिति का नाम एस तारापुर समिति, विदेशी विनियमन में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु। एक अपन अभी एफआरबीएम और फेरा फेमा पढ़ के आए थे ना। तो फेरा कब था? 73 में। फेमा कब था? 1999 में, वो याद रखना। खैर, विदेशी विनियमन में पूंजी खाता परिवर्तनीयता, अब ये बड़ा टफ कॉन्सेप्ट है पूंजी खाता परिवर्तना, तो इसे अपन
छोड़ देते हैं। अभी तारापुर दिमाग में रख सको तो रख लेना, तारापुर विदेशी खाते में पूंजी परिवर्तन न था। नरसिम्हन, तो बैंकों को कौन सुधार सकता है? जी लंच के बाद आना, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाए अगर बैंकों में, ओए क्या कर रहा भाई, तो नरसिंह समिति जो है बैंकिंग सुधार के लिए प्रसिद्ध है, बैंकिंग सुधारों में सुझाव दिए। गोईपोइया समिति, प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सुविधा, तो प्राथमिक बैंकों जो सहकारी बैंक हैं उनमें ग्राहकों को सुविधा दो, तो गोईपोइया, गोलमोल नहीं घुमाओगे। नरसिंह भगवान आ जाए तो समस्त बैंकिंग क्षेत्र में सुधार कर देंगे, और गोईपोइया गोलपोल नहीं घुमाओगे सहकारी बैंक वाले, तो शहरी सहकारी बैंक जो है उनमें। नचिकेता मोड़ समिति, निम्न आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसायियों को व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान कराना। नचिकेता मोड़ समिति, तो व्यापारियों को नचाएंगे नहीं, उनको पैसा देंगे, लोन देंगे, नचिकेत मोड़ को याद रखोगे। दीपक पारेख समिति, वित्तीय अवसंरचना में सुधार, है ना, वित्तीय अवसंरचना, फाइनेंशियल जो आपका अवसंरचना है उसमें सुधार करना, दीपक पारेख समिति। एल घोष समिति, बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए। बाईवी रेड्डी समिति, छोटी बचत, तो बाईवी रेड्डी, रेड्डी मतलब रेवड़ी, रेवड़ी मतलब छोटी बचतें, ठीक है, छोटी बचतों की सुरक्षा के लिए। आबिद हुसैन समिति, तो लघु उद्योग और व्यापारिक नीति सुधार हेतु। यहां से सवाल ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, गरीबी गरीबी वाली समितियों का डेट वेट पूछ लेते हैं बस। एन के सिंह समिति, तो एफआरबीएम जो था उसकी समीक्षा के लिए। एन के सिंह समिति। रंगराजन समिति, जो विनिवेश है ना, विनिवेश है, तो रंगराजन किसी चीज पर नया पेंट वेंट कर देते हैं ना, रंग रंगाई हो गई, वैसे ही रंगराजन क्या है, विनिवेश, कि ये प्राइस सरकारी है इसे बेच के प्राइवेट कर दो, पैसा कमा लो, इसका नया रंग वंग कर दो, तो रंगराजन याद रहेगा विनिवेश से रिलेटेड। एन के सिंह याद रहेगा एफआरबीएम की समीक्षा के लिए। एल के झा, अप्रत्यक्ष करार पर सुचार। बाचू समिति, प्रत्यक्ष कर पर सुझाव। केलकर समिति को याद रखोगे पीपीपी मॉडल के आकरण के लिए, तो केलकर, सब चीज अगर पीपीपी चला दोगे तो आदमी की क्या जाएगा, क्यों, क्योंकि वसूली भाई होगी, उससे वसूली होगी, तो केलकर पीपीपी। कीर्ति पारेख समिति, पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी समाप्त करने के सुझाव हेतु कीर्ति पारेख समिति। तो ये कुछ फाइनेंशियल कमीशंस हैं, कुछ प्रमुख वित्तीय समितियां थी, ये हमने देख ली, ठीक है। सवाल संभवतः यहां से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, दिमाग में बातें होनी चाहिए। पेपर में लास्ट दिन 11 तारीख को सब 2x पे देख जाना, पेपर तुम्हारा मस्त बिंदास जाएगा, गारंटी। चलो आगे चलते हैं। फिर ये अगर आप समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स आपने क्रैक कर लिया है, तो मेंस के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि पीसीएस प्रीलिम्स के बाद किसी मेंस विषय से जुड़े, तो आप इस डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ सकते हैं, है ना। आरओ के लिए हमारा कंटेंट, हमारी क्लासेस एक विशेष प्रकार की, हम उस पर मेहनत करते हैं और हमने पहले भी प्रूव करके दिखाया। आप सब लोगों का प्यार, चाहे वो डिकोड एग्जाम की हिंदी की किताब हो, चाहे मेंस वाली किताब हो, चाहे टेस्ट सीरीज वाली किताब हो, आप लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया है। वो एक टेस्ट सीरीज की भी किताब नहीं है जो हमारी लाल कलर वाली किताब है, वो एक बहुत मतलब उसमें कंपाइलेशन दिया गया है पूरे सिलेबस का, है ना। बहुत अच्छी चीजें, हम पूरी मेहनत करते हैं चीजों में। तो मेंस के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ सकते हैं। आफ्टर प्रीलिम्स आपको लगता है कि आपका आरओ प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, मेंस अभी आप पीसीएस प्रीलिम्स के बाद जुड़ना चाहते हैं, तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में इन बैचों में दिवाली ऑफर के तहत कुछ स्पेशल छूट चल रही है। आप ऑफिस के इन नंबरों पर कॉल करके किसी भी बैच के विषय में पूछ सकते हैं, चाहे आरओ के लिए अभ्युदय बैच, चाहे पीसीएस के लिए जो बैच है वो, और चाहे आरओ मेंस के लिए। संस्थान एक नया बीईओ परीक्षा के लिए भी बैच संचालित करने जा रहा है, उसके विषय में भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब अपन इसके बिल्कुल अंतिम पार्ट पे आ गए हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं, 3-4 स्लाइड ये होंगी जिसमें हम कुछ प्रमुख योजनाएं देखेंगे सरकार की, उनके ईयर आपसे आजकल कभी कभी पूछे जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना, है ना। इनके ईयर आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इनके ईयर वगैरह आप याद रखोगे, तो प्रमुख योजनाएं और इनके ईयर, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद अपन की आज की क्लास निबट जाएगी। मुझे लगता है 1-1.25 घंटा भी नहीं होगा, मैं आपसे कह ही रहा था 1.5 घंटे में पूरी इकोनॉमी पढ़ लेंगे, 1.5 घंटा लगेगा नहीं, कुल मिलाकर भी 1 घंटा 10-12 मिनट हुए होंगे। खैर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब इस देश में आया, तो 1952। ये आपसे क्रोनोलॉजी लगाने को पूछते हैं, तो समुदाय का विकास होगा, समुदाय का विकास कब होगा, बामन जी करेंगे। ध्यान रखने के लिए, इन बातों को सीरियसली मत लिया करो, याद रखने के लिए भाई, समुदाय के पहले विकास के लिए, सुख शांति के लिए बामन साहब मतलब पंडित जी हवन कीर्तन करते थे, वो करेंगे। तो समुदाय का विकास कब होगा, 1952, बामन, याद रख लोगे। चलो, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार की बात की गई, बामन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, ट्राइसेम कब आया, 1979। वो कह रहे ट्राई कर लो, बोले यार अभी 79 उल्टे सीधे साल चल रहे हैं, इसमें तुम ट्राई करा रहे हो।
ट्राइसेम तो 79। पेपर में ये बात याद आ जाएगी, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो या 11 तारीख को देख रहे हो, ये बात पेपर में याद आ जाएगी, काम चल जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया 1882 छोड़ सकते हो। इंदिरा आवास योजना को याद रखोगे 85। बोले अब किसी को पिछने की जरूरत नहीं है, 85 किसी को पिछने की जरूरत नहीं है, क्यों? सब अपने अपने आवासों में रहोगे। तो इंदिरा आवास योजना SC ST और BPLO के लिए इनके सन याद रखना। मध्याह्न भोजन योजना जिसको 2021 में PM पोषण कर दिया गया है, जिसको मिड डे मील कहते हैं। 2021 में PM पोषण, खूब जोर है PM पोषण का, पूछ लेगा तो कब आई वो भी 1995 में आई, 1995। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये कब आई? 1997। शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, भाई मैं पैदा हुआ इसी साल में, मेरा जन्म शहर में हुआ, तो शहरों के लिए बोले भाई साहब हो गए, इसलिए रोजगार पैदा कर दो, तो ऐसे ध्यान रख लेना। 1997 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार। KCC योजना बहुत फेमस है, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 1998 किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना। मुझे लगता है साल की 4% ब्याज होती है ना। इस साल KCC के लिए बढ़िया सवाल यह बन सकता है, सरकार ने इस बार के बजट में 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपया KCC की लिमिट कर दी है ना, 5 लाख रुपया। तो KCC का कब बना, उसकी लिमिट, यहां से एक अच्छा सवाल मल्टी स्टेटमेंट बन सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब आई? 1992। देखो इनका मैचअप पूछा था, सामुदायिक विकास कब होगा? मैंने आपको कब बताया? 52 करेंगे, 1952। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, तो पहले शहरों में सरकार रोजगार, पहले शहरों में तो रोजगार दे दो, है ना। तो स्वर्ण जयंती शहरों में रोजगार कब? जब मास्टर पैदा हुआ, 1997। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, तो अब शहरों में स्वरोजगार दे दिया, अब ग्रामों में स्वरोजगार देंगे, 1999। ग्रामीण क्षेत्र में BPL परिवारों के रोजगार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, बोले पता लगी रोजगार तो हम देने जा रहे हैं, सड़क ही नाम, तो अगली साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। अंत्योदय अन्न योजना ये भी सन 2000 में आई। सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001। तो ऐसी कोई बड़ी आप चीज शुरू कर रहे हो सर्व शिक्षा, तो आप जैसे कुछ शुभ काम करते हो तो उसमें 151 501 2001 ऐसा रुपया देते हो ना, तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA आया। फिर भारत निर्माण योजना 2005 छोड़ सकते हो। महात्मा गांधी मनरेगा याद रखोगे 2006। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू हुई, यह भी इसके रिलेटेड एक फैक्ट है। जो अकुशल श्रमिक हैं, जिनमें कोई कुशलता नहीं है, जो सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, उस प्रकार के मजदूरों के लिए ग्राम स्तर पर 100 दिन का, एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, ताकि वो अपने बेसिक आवश्यकताओं, एटलीस्ट खाने पीने की जरूरतों को पूरा कर सकें। आम आदमी बीमा योजना 2007, तो आम आदमी का साथ चाहिए, उसका बीमा कर दिया आम आदमी बीमा योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो सबसे पहले शहरों को रोजगार दिया कब? 1997। फिर गांवों को रोजगार दिया कब? 1999 में। इसको याद रखोगे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य की बात आएगी कब? 5, तो 5 रुपए की गोली, है ना। बचपन में जब पुड़िया खाते थे तो 10 रुपए की 2 गोली ले आते थे मेडिकल स्टोर से, तो स्वास्थ्य का ख्याल कौन रख लेता था? वो 5 रुपए वाली गोली, 10 रुपए में वो 2 पुड़िया बना के दे देते, मतलब 4 गोली, 2 गोली अभी खा लेना, 2 गोली रात को खा लेना। तो मेडिकल स्टोर से 10 रुपया की दवाई, तो 5 रुपया की एक गोली थी ना, तो स्वास्थ्य का ध्यान कौन रख रहा था? 5 रुपए वाली चीज, है ना। चलो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008। प्रधानमंत्री जनधन योजना अब आधुनिक आनी शुरू हो गई 2014 के बाद की। इससे पहले की बस यही प्रमुख हैं। सामुदायिक विकास, सबका विकास पंडित जी करा रहे हैं 52। ट्राइसेम, बोले यार कैसी क्या ट्राई कर लो, सही सा साल तो होता 1979। इंदिरा आवास 85, अब किसी को पिछने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 1997। KCC याद रखना 98 आ सकता है सवाल इस बार। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, तो बोले उसके बाद देंगे 99 में। सड़क योजना, बोले रोजगार तो देने गए, सड़क ही ना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 2000 में सड़क बना दो। अंत्योदय अन्न 2000 में अन्न भी, बोले अब सड़क ही बना रहे हो, रोजगार भी दे रहे हो, तो अन्न भी देते आना, तो अंत्योदय अन्न। SSA सर्व शिक्षा अभियान, कोई प्रसिद्ध शुभ काम हो रहा है तो 2001, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आ गए प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कमजोर वर्गों सभी के लिए जो है बैंक खाता एटलीस्ट हो, कि सरकार उनको पैसा देना चाहे तो उनके बैंक में चला जाए। मेक इन इंडिया 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2014, मिशन इंद्रधनुष 2014। तो 2014 की कुछ प्रमुख योजना है, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, स्वच्छ भारत और आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ अब फिर ये अगले साल की आनी हो गई। 2015 हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। बाल लिंग सुकन्या समृद्धि ये भी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भूल सकते हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये भी 15, इनके 10-10 साल हुए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 15, जीवन ज्योति 15, इनके 10-10 साल हुए इसलिए चर्चा में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015, स्मार्ट सिटी योजना 2015, डिजिटल इंडिया 2015। तो देखो 2014 वाली 4 बड़ी योजना याद रखोगे, प्रधानमंत्री जनधन, स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया और मिशन इंद्रधनुष। 4 पीएम जनधन, प्रधानमंत्री स्वच्छता, मेक इन इंडिया, इंद्रधनुष। 15 में जितनी भी ये बीमा योजना है ना, जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री, ये वाली सब याद रखोगे। जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, इनके 10-10 साल हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास भी शुरू हुई है। बेटी बचाओ सुकन्या, दोनों कन्याओं से रिलेटेड है 2015। मुद्रा योजना भी 15, स्मार्ट सिटी भी 15, डिजिटल इंडिया भी 15। तो 15 वाली योजना भूलना मत। फिर स्टार्टअप जो है वो कब शुरू हुआ है? 2016। तो बोले स्टार्टअप कैसे होगा? जब सरकार और व्यापारियों में सुलह हो जाए। क्या हो जाए? सुलह हो जाए। सरकारी कर्मचारी उन्हें परेशान ना करें कि ये साइन लाओ, वो साइन लाओ, फलाना लाओ, ढिमाका लाओ। तो स्टार्टअप कब शुरू हो जाएंगे? जब सरकार और उद्योगपतियों में सुलह हो जाएगी। तो 2016। फिर स्टैंड अप भी तभी हो पाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। तो इसमें भी किसानों के साथ सुलह कर ली। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016। याद रखना शहरी 2015 में है, ग्रामीण की बात करेगा तो 2016 में है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में है ये। प्रधानमंत्री सहज सौभाग्य योजना जो है, सहज हर घर बिजली योजना 2017। बोले एक साथ हम सबको साथ लाएंगे और सबको लाइट देंगे। सहज हर घर बिजली योजना। भारतमाला प्रोजेक्ट 2017। आयुष्मान भारत खूब पूछा जा सकता है। 1-8 है ना, अब हमें कोई एक खाट चाहिए तो आयुष्मान भारत 1-8 मतलब आदमी एक खाट पे पड़ गया। 1-8 मतलब एक खाट, वो एक खाट पे पड़ गया। तो एक खाट पे पड़ गया तो अब क्या कह रहा है भाई, अपन का इलाज कराओ। तो आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का प्रति को किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 के इलेक्शन से पहले लॉन्च की गई थी, तो याद रखोगे किसान सम्मान निधि। स्वामित्व योजना 2020 में आई है। पीएम श्री स्कूल खूब आजकल चर्चा में चल रहे हैं, पूछ सकता है कब शुरू की गई? 2022। और पीएम श्री में क्या है? देश में 14,500 मॉडल स्कूलों का निर्माण करना। 14,500 मॉडल स्कूल। तो इन योजनाओं को एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि इनसे सवाल आएगा। सामुदायिक विकास 52 कराएंगे 1952। ट्राई सेम बोले कैसे ट्राई कर ले, सही सा साल 1979। इंदिरा आवास योजना 85, कोई नहीं पिछेगा, सबको आवास। स्वर्ण जयंती शहर रोजगार तो 1997। ग्रामीण रोजगार तो 1999। फिर किसान क्रेडिट कार्ड पूछा जाएगा, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, केसीसी के बारे में सवाल पूछेगा। 1998 ग्राम सड़क, तो बोले जब रोजगार दे रहे हो तो सड़क तो बनाओ, सड़क बनाओ तो अंत्योदय अन्न भी दो। तो 2000। और फिर एसएसए सर्व शिक्षा अभियान 2001। फिर हमने देखा महात्मा गांधी ये मनरेगा 2006, आम आदमी बीमा 7। और फिर हमने देखा प्रधानमंत्री जनधन 2014 की 4 बड़ी योजना, जनधन, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी और एक और कौन सी है? मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद 2015 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला, ये सब महिलाओं से संबंधित हैं। 2015 में शुरू हो गई। उज्ज्वला कहां है? 2016 में है क्या? एक मिनट, हाँ उज्ज्वला 2016 में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 16 और सुलगे, क्या सुलगती थी? लकड़ी सुलगती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अब लकड़ी मत सुलगाओ, अब सुलह, अब 16 मतलब तुम गैस जलाओ। तो ऐसे ध्यान रख लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या दोनों 2015 में है। फिर बैंक की और जो योजना है, आम आदमी बीमा, सुरक्षा योजना, ये सब 2015 में है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 में है। मतलब बैंकिंग क्षेत्र से इतनी भी लोन वोन में, सुकन्या समृद्धि भी हुई है, बीमा भी हुई है, मुद्रा भी हुई है, बैंकों वाली जितनी योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 15 में शुरू हुई है, ग्रामीण 16 में हुई है ना। फिर स्टैंड अप स्टार्टअप, तो ये सब कब होंगे? जब सरकार और उनमें सुलह हो जाएगी 2016 में, है ना। फिर यहां सुलगेगी नहीं, अब लकड़ी, अब गैस जलेगी। फसल बीमा भी 2016 में, आवास योजना ग्रामीण 16, कृषि सिंचाई 15, है ना। सहज हर घर योजना, यहां भी देखो बल्ब सुलग ही रहा है, 2016। 17 में हुआ है ये, सौभाग्य 17 में है ना। तो मैंने आपको याद कराया कि सबको एक साथ बिजली देंगे। भारतमाला 17, आयुष्मान भारत तो 18, एक खाट पे पड़ गए, अब कुछ इलाज कराओ, तो आयुष्मान, एक खाट 1-8 18। प्रधानमंत्री किसान सम्मान
सम्मान निधि इलेक्शन से पहले 2019 वाले, स्वामित्व योजना 2020, पीएम श्री स्कूल योजना 2022। तो विद इन 1.5 घंटे से भी कम, मुझे लगता है 1.25 घंटा लगभग हुआ होगा, हमने पूरी इकोनॉमी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं, इसके सिवा आपने इकोनॉमी में बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा ही होगा, उसको पढ़ के जाइए, वहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एक कक्षा बहुत पसंद आई होगी, है ना। कैसी लगी क्लास? आज तो मैंने क्लास में आपसे बीच में बोला भी नहीं, लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो। खैर, आप कर ही देते हो, कुछ कमेंट्स भी कर दिया करो ताकि यूट्यूब को भी लगे कि हाँ कुछ अच्छा कंटेंट है, यदि आपको लाभ मिल रहा है। बाकी वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो। ये वीडियो सिर्फ पीसीएस परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, आगे भी अगर आप कहीं भी किसी एग्जाम में पेपर देने जा रहे हैं तो बेसिक फैक्ट्स रिवीजन के लिए एक रामायण सीरीज हो गई है ना, इसको आप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। आज कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स का जो पॉइंटर वाला सेक्शन है वो मैं आपको दे दूं, 2, 2.5, 3 घंटे का वो वीडियो होगा, वो आपको लेट नाइट मिल जाए, 9 बजे भी अगर अपडेट हो जाएगा तो आप रात में कर लोगे। आप सब लोग अगर ये चाहोगे कि साइंस का और चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कल शाम से पहले नहीं दे पाऊंगा, 3-4 बजे से। तो आप कमेंट में बता देना, यदि आप कहोगे तो मैं सुबह उसको रिकॉर्ड करके आपको दोपहर तक, शाम तक 3-4 बजे तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडली में साझा कर दीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो ये भी बताते चलिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, इस समय दिल झोंक दीजिए, जान झोंक दीजिए, रिवीजन करिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।